नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में 8वीं बार नीतीश कुमार बने सीएम। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी ने पैर छुए। नीतीश बोले 2024 के लिए एकजुट है विपक्ष। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। राज्यपाल फागू चौहान ने बुधवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश ने हिंदी में ईश्वर के नाम की शपथ ली। उनके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेते ही तेजस्वी ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद नीतीश ने 2024 के लिए विपक्ष से एकजुट रहने की अपील की है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। नाम लिए बिना उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि 2014 में आने वाले 2024 में रहेंगे तब ना, हम रहें या ना रहें, वे 2024 में नहीं रहेंगे। मैं विपक्ष को 2024 के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। पीएम पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इस पद का उम्मीदवार नहीं हूं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बेटे तेजस्वी यादव के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी भी राजभवन पहुंची। हालांकि तेजस्वी के पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खराब सेहत की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शपथ से पहले नीतीश ने लालू से फोन पर बात करके उन्हें सियासी हालात की जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वो कितना भी काला जादू करे, जनता विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पर पीएम मोदी का तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पानीपत में 909 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ में बने सेकंड जनरेशन 2G के एक एथेनॉल प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पिछले दिनों काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करने पर विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग अब काले जादू की तरह मुड़ते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने 5 अगस्त को देखा कि कैसे काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया। ये सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इन आरोपों का तुरंत जवाब दे दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि ये काला धन लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमलाजीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नुपुर शर्मा पर दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली होंगी ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी मामले दिल्ली पुलिस देखेगी, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाल की स्पेशल बेंच ने नुपुर के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा कि अब दिल्ली पुलिस ही सभी मामलों की जांच करेगी। वहीं जांच पूरी होने तक नुपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। नुपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नुपुर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार में जो हुआ वह ऑपरेशन लोटस से कितना अलग, बता रहे हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने मंगलवार को एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के बाद सर्वसम्मति से महागठबंधन का नेता चुने जाने पर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बिहार की सियासत में हुए उलटफेर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार में किस तरह से समीकरण बदले और एनडीए सरकार गिरी, इसके बारे में जयराम रमेश ने बताया। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में लिखा, बिहार में जो हुआ वह ऑपरेशन लोटस से कितना अलग है। न केश पकड़ा गया, न ईडी की छापेमारी हुई, न असम के सीएम की जरूरत पड़ी, न रिजोर्ट की। सब कुछ सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़ी पार्टी और अन्य दलों का समर्थन मिला। महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल किया, बिहार में उसे बेदखल कर दिया।
वहीं दोस्तों कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शंस आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से संपन्न हुआ। दूसरे यूजर ने लिखा कि बिहार में आपको कोई एक नाथ नहीं मिला। तीसरे यूजर ने लिखा बिहार में खेला सिर्फ बिहारी ही कर सकते हैं। चौथे ने लिखा पेट का दांत बाहर आ गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, महिलाओं को 1000 मासिक भत्ता देने का ऐलान। जी हां दोस्तों, इस साल के आखिर में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। केजरीवाल ने बुधवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार गुजरात में बनती है तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि भत्ता उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो इसके लिए स्वीकृति देंगी। गुजरात में अपने चुनावी अभियान के तहत केजरीवाल ने लोगों को यह 5वीं गारंटी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले केजरीवाल गुजरात के लोगों से 2 और वादे कर चुके हैं। गुजरात में एक जनसभा के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो वो सब करेंगे जो दिल्ली में किया और पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाले ये नहीं करते। वो आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और चले जाते हैं। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का हत्यारा मारा गया। एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकवादियों का हुआ खात्मा। पुलवामा में 30 किलो विस्फोटक बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के वाटर हेल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इनमें से एक ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की थी। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि इलाके में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। इनमें से एक लतीफ राधर नाम का आतंकी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट सहित कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। एडीजीपी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। यहां भारी मात्रा में आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किए गए हैं। पुलिस इसे दोनों घटनाओं से जोड़कर देख रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जस्टिस उदय रमेश ललित भारत के 49वें सीजेआई हुए नियुक्त। जी हां दोस्तों, भारत के नए जस्टिस का इंतजार खत्म हो चुका है। भारत के लिए नए चीफ ऑफ जस्टिस उदय उमेश ललित को चुना गया। भारत के 49वें सीजेआई के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ते हो सकते हैं हवाई टिकट। सरकार 31 अगस्त से हवाई किराए पर लगाए कैप को हटाएगी। एयरलाइन अपने हिसाब से तय कर सकेंगी कीमतें। जी हां दोस्तों, एयरलाइंस अब बिना किसी प्रतिबंध के टिकट का प्राइस तय कर सकेंगी। सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए एयर फेयर कैप को पूरी तरह से हटाने जा रही है। एयर फेयर की ऊपरी और निचली दोनों लिमिट को हटाया जा रहा है। 31 अगस्त से यह लागू होगा। फेयर कैप वर्तमान में 15 दिन के साइकिल में रोलिंग बेसिस पर लागू है। यानी कि दोस्तों एयरलाइंस बुकिंग की तारीख से 15 दिन की अवधि के बाद की टिकटों की कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। 15 दिन के कैप को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 15 अगस्त यानी कि आज से 5 दिन बाद अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो उसे आकाशा एयर की फ्लाइट के लिए करीब 4200 रुपये चुकाने होंगे। टिकट का ये रेट आज की तारीख से 14 दिनों तक लगभग इतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 25 तारीख यानी कि 15वें दिन का किराया देखेंगे तो ये लगभग आधा है, यानी कि 2100 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा। यानी कि एयरलाइन ग्राहकों को सस्ता टिकट ऑफर करना चाहती है, लेकिन प्राइस कैप के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही। उसे इसके लिए 15 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना हुआ महंगा, बढ़ेगी ईएमआई। बैंक ने बढ़ा दी MCLR रेट, 12 अगस्त से नई दरें होंगी लागू। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अलग अलग अवधि वाले कर्ज के लिए कोष की सीमांत लागत MCLR आधारित ऋण दर में 0.20% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें 12 अगस्त से लागू हो जाएंगी। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को भेजी जानकारी में यह जानकारी दी। दोस्तों पीटीआई की खबरों के मुताबिक 1 साल की अवधि की बेंचमार्क MCLR को 7.65% से बढ़ाकर 7.70% किया गया है। ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज की ब्याज दरें इसी के आधार पर तय होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
कोरोना पर बड़ा अपडेट। दिल्ली में ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट आया सामने, तेजी से फैलाता है संक्रमण। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर डराने वाली खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों को अब कोरोना के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक नए सब वेरिएंट का पता चला है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस सब वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलता है। इस सब वेरिएंट के मामले दिल्ली में सामने आए हैं। इस सब वेरिएंट की पहचान BA.2.75 के तौर पर हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 90 सैंपलों की जांच के दौरान इस वेरिएंट की पहचान हुई। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि नया सब वेरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमित करता है और खतरनाक बात यह है कि ये उन्हें भी संक्रमित कर सकता है जिसके शरीर में कोरोना को लेकर एंटीबॉडीज का निर्माण हो चुका है या फिर जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, उन पर भी ये आक्रामक हो सकता है। हालांकि इस मामले में अभी और जानकारी का इंतजार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव बोले, सीएम नीतीश से हुई 10 लाख सरकारी नौकरियों पर बात, अगले महीने शुरू होगा काम। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव राजभवन से अपने घर राबड़ी आवास पहुंचे। यहां उन्हें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और समर्थक मिले और बधाई देने के लिए पहले से उनका इंतजार वे कर रहे थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इन सभी लोगों से मुलाकात कर उनकी बधाई स्वीकार की। तेजस्वी के स्वागत में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, जिससे यहां होली और दिवाली जैसा माहौल बन गया। दोस्तों, तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री बनने की खुशी में आरजेडी के कार्यकर्ता तांगे पर लड्डू लेकर आए थे, जिन्हें उन्होंने सबको बांटकर मुंह मीठा कराया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, अगले 1 महीने में इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर इतना रोजगार देंगे जितना पहले कभी नहीं मिला। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री गरीबों और युवाओं के दर्द को समझते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा का मिशन ओडिशा हुआ शुरू। द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के 15 दिन बाद अमित शाह भुवनेश्वर पहुंचे। 3 पॉइंट पर जीत का रोड मैप तैयार किया। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को ओडिशा में थे। वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन ओडिशा दौरा कुछ खास है। प्रदेश में पिछले 22 साल से बीजू जनता दल BJD के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने उनके गढ़ को भेदने की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। भुवनेश्वर में अमित शाह ने गुजरात मॉडल की कामयाबी के किस्से सुनाए और ओडिशा के मयूरभंज जिले का जिक्र किया। मयूरभंज पिछले महीने राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू का जिला है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति से जुड़े होने की वजह से मयूरभंज चर्चा में आ गया। शाह ने कहा कि इस जिले के ज्यादातर घरों में टॉयलेट नहीं है, इससे महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है, इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। दोस्तों, अमित शाह की बैठक में राष्ट्रपति मुर्मू का नाम सीधे तौर पर प्रचार में शामिल न करने पर बात बनी, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ओडिशा के संबलपुर और RBI के मौजूदा चेयरमैन भुवनेश्वर से हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी नामों को बतौर ब्रांड बनाने के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एशिया कप 2022, पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली। ऐसा करने वाले बनेंगे पहले एशियाई। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI 27 अगस्त से शुरू होने वाले 2022 एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर चुकी है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में पूर्व कप्तान विराट कोहली की वापसी हुई है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के बाद रेस्ट लेने का फैसला किया था। अब दोस्तों, किंग कोहली 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही किंग कोहली एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, विराट कोहली अब तक 99 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। ऐसे में वह पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को अपना 100वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 100 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले कोहली भारत के दूसरे खिलाड़ी होंगे। इससे पहले रोहित शर्मा यह कारनामा कर चुके हैं। हिटमैन अब तक 132 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही किंग कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले एशिया के खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले विश्व में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ही यह कारनामा कर सके हैं। टेलर ने सभी फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा मैच खेले हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हर काम की खबर देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
सूर्य कुमार यादव टी20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और कुलदीप को भी हुआ फायदा। जी हां दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बुधवार को जारी ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। हम वतन श्रेयस अय्यर 2 पायदान के फायदे के साथ 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बाबर आजम बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर काबिज है। वहीं दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बने हुए हैं, जिनके 805 अंक हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई सीरीज के अंतिम टी20 मैच में 40 गेंदों पर 64 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर शुरुआती 4 मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। गेंदबाजों में स्पिनर रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी का ट्वीट हुआ वायरल, राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने पर किया जा रहा मजबूर। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सरकारी नीतियों पर चोट किया है। इस बार वरुण गांधी ने मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान से गरीबों को हो रहे नुकसान को लेकर ट्वीट किया। वरुण गांधी अपने इस ट्वीट में इस बार गरीबों की आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राशन कार्ड धारकों को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उनके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है। हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। दोस्तों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ न बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोदी सरकार ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का फैसला किया। सरकार के इस अभियान को बीजेपी शासित राज्य भी खूब भुना रहे हैं। इसी बीच हरियाणा में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में लिखा गया है कि डिपो धारकों द्वारा राशन डिपो पर बिना झंडे खरीदे राशन नहीं मिलेगा। मैसेज में लिखा है कि डिपो से जुड़े सभी राशन कार्ड धारक 20 रुपए लेकर डिपो पर झंडा लेने पहुंचे। झंडा न लेने वालों को अगस्त महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के बेदखल राष्ट्रपति को नहीं मिल रही रहने की जगह, रिपोर्ट्स में दावा। शरण के लिए जल्द थाईलैंड पहुंचेंगे गोटाबाया राजपक्षे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्षे गुरुवार को थाईलैंड पहुंचने वाले हैं। पिछले भारी विरोध के प्रदर्शनों के चलते वह श्रीलंका से भाग गए थे और तब से किसी दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शरण तलाश रहे थे। 7 दशकों में भारी आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में भारी जन विरोध और प्रदर्शन हुए, जिसके चलते राजपक्षे 14 जुलाई को मालदीव होते हुए सिंगापुर भाग गए थे। ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। बीते दिनों हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय और राष्ट्रपति आवास पर डेरा डाल दिया था। इसके चलते पूर्व सैन्य अधिकारी राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राजपक्षे श्रीलंका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिसे बीच में ही कार्यकाल त्यागना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रविवार को श्रीलंका का राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि अभी राजपक्षे की स्वदेश वापसी के लिए उचित समय नहीं है, क्योंकि इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स लाल निशान में बंद, निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोज। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज के कारोबार के बाद हल्की बिकवाली के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए। बाजार में सुबह से ही गिरावट देखने को मिल रही थी। बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 35.78 अंक यानी कि 0.06% फिसलकर 58,817.29 के लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 17,534.75 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स में से 12 स्टॉक तेजी के साथ बंद हुए। आज टाटा स्टील का शेयर टॉप गेनर रहा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एलटी, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, सन फार्मा, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डी और नेस्ले इंडिया के शेयर्स तेजी के साथ बंद हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट के दौरान आया हार्ट अटैक, दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। राजू श्रीवास्तव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट के दौरान राजू ट्रेडमिल पर कसरत करते हुए गिर पड़े थे। बेहोश होकर गिर पड़े थे। राजू के एक करीबी ने बताया कि उन्हें वर्कआउट के दौरान अटैक आया, जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर अब वो होश में आ गए हैं। जल्द ही उनका हेल्थ अपडेट डॉक्टर्स देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चाइना को बर्दाश्त नहीं, ताइवान में अलगाववादी गतिविधियां, 22 साल बाद फिर दी सख्त चेतावनी।
जी हाँ दोस्तों, चीन ने बुधवार को ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाने की घोषणा की है। चीन ने इसी के साथ दोहराया कि वो स्वशासित ताइवान पर दोबारा कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों ना करना पड़े। चीन से मिल रही चेतावनियों में यह साफ है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यह चेतावनियां चीन के कई दिनों के सैन्य अभ्यास के बाद आई है, जो ताइवान को छह तरफ से घेर कर किया जा रहा है। यह चीनी मिलिट्री ड्रिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद शुरू हुई थी। दोस्तों, पिछले हफ्ते पेलोसी चीनी चेतावनियों के बाद भी ताइवान यात्रा करने वाली सबसे उच्च रैंक की अमेरिकी अधिकारी बन गई थी। चीन दुनिया के मंच पर ताइवान को अलग थलग करना चाहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बैरिकेड तोड़कर महाकाल के नंदी हॉल में घुसे भाजयुमो कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चेहरा दिखाने की होड़ में जमकर किया उत्पाद। जी हां दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पाद मचाया। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता महाकाल परिसर पहुंच गए। सुबह करीब 10:30 बजे सूर्या के साथ कुछ कार्यकर्ता गर्भगृह में चले गए। बाकी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के बैरिकेड्स तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की। जब सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो बदतमीजी करते हुए कार्यकर्ता नंदी हॉल में घुस गए। इस दौरान वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। मंदिर में मौजूद श्रद्धालु सहम गए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बवाल के दौरान मंदिर समिति या प्रशासन का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाकाल मंदिर में सावन के पहले से ही किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सोमवार को इंदौर विधायक रमेश मेदाला ने गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन किए, जिस पर मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह निरीक्षक विजय डोडिया और प्रोटोकॉल कर्मचारी घनश्याम हाड़ा को निलंबित कर दिया था। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें हैं। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाए हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस भारतीय खिलाड़ी का नाम जिसने की सबसे ज्यादा बार भारतीयों में डबल सेंचुरी लगाई है, तो जल्दी से उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।